एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन पावर्ड बाय गेट एकेडमी स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। तो आज हम हमारे पिछले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ लैंडमार्क केसेस देखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस देखे थे, जैसे कि शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस एंड आईसी गोलकनाथ केस। और आज देखेंगे हम ये सबका फादर, ये सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा केस हुआ हमारे देश का, दैट इज द केशव नंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ऑफ 1973। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली ये केस था क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। और जब इसकी जजमेंट आई तब नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में जो हेडिंग थी वो कुछ इस तरह की थी, दैट इज द केस दैट सेव्ड द डेमोक्रेसी। जस्ट इमेजिन, अगर इस तरह की हेडलाइन है तो सोचो कि ये केस में क्या ऐसा होगा और किस तरह से चीजें, किस तरह की जजमेंट इसमें दी गई होगी कि आपकी सीधा डेमोक्रेसी ही सेव हो रही है। अब इसके अलावा ये फैक्ट को समझिए दैट इट इज द लॉन्गेस्ट केस, सबसे बड़ा केस था इंडिया का। 68 डेज तक इसके ऊपर में चर्चा चलती रही और 703 पेजेस की इसकी जजमेंट है। और इसमें क्या सही है क्या गलत है इस संविधान, इस जजमेंट को देने के लिए कि कितनी चीजें सही पार्लियामेंट की तरफ से है या फिर जमींदार जो कह रहे हैं वो कितना सही है, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो कितना सही है, ये सब को समझने के लिए अप्रोक्स मोर देन 70 कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया गया, पढ़ा गया और उसके बाद में ही इसकी जो जजमेंट है वो लाई गई। तो देखिए, स्टोरी तो हम सबको मालूम है कि स्टोरीज क्या थी कि जो जमींदार थे उनके पास में सब लैंड्स थे, वो ही ओन करते थे। तो स्टेट्स जो है, गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स, वो क्या करती थी, डिफरेंट डिफरेंट लॉज लेकर आ रही थी जिससे वो क्या करते थे, लैंड्स जो है जमींदार की ले लेते थे। और सेम यही चीज किसने किया, केरला गवर्नमेंट ने भी किया, पंजाब ने किया, बिहार ने किया, तो हर किसी ने रिट्स लगाए सुप्रीम कोर्ट में। तो सेम उसी तरह से केरला गवर्नमेंट ने भी सेम चीज की और इन्होंने भी क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को पास कर दिया। तो देखिए, 1 सेकेंड, तो इन्होंने क्या किया, लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को पास किया। क्यों किया, टू इम्प्रूव द स्टेट्स इकोनॉमिक कंडीशन, जिससे कि वहां की जो कंडीशंस हैं उनको क्या कर दे, सही कर दे। ये स्टेट करती क्यों थी गवर्नमेंट, उसका रीजन ही ये था बिकॉज जब देश आजाद हुआ तब यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट था, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये हार्श स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ गई थी और वो लोग कुछ चेंजेस करना चाहते थे। किसमें, जो हमारी जमींदारी सिस्टम है उसमें चेंज करना चाहते थे, जो लैंड ओनरशिप एक्ट्स जो हैं कि भूमि का स्वामी कौन है, राइट, तो उस पे भी ये लोग चेंज करना चाहते थे और साथ में टेनेंसी लॉज लाना चाहते थे। तो इसलिए ये लोग ने क्या किया, एक एक्ट पास किया, दैट इज द लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1963। हिंदी में कहते हैं केरल ने भूमि सुधार अधिनियम 1963 को पारित कर दिया। अब देखिए इससे हुआ क्या, इस रिफॉर्म के अंदर में थी क्या चीजें, देखो समझना। यहाँ पे ये था कि उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि कितना लैंड आप एक्वायर कर सकते हो, इस चीज में रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। इसके अलावा प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। ऑब्वियसली कितना लैंड आप रखोगे तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन हुआ आपकी प्रॉपर्टीज की राइट पे। एंड यूजिंग दिस एक्ट केरला गवर्नमेंट, और इसी एक्ट को यूज करते हुए केरला गवर्नमेंट ने एक एदनीर मठ था केरला में, एदनीर मठ, तो उस मठ की जो लैंड है उसको भी क्या कर दिया था, इन्होंने एक्वायर कर दिया था। और इससे हुआ क्या कि एदनीर मठ का जो लोग थे वहां पे, तो उनके लिए काफी परेशानी उत्पन्न हो गई और इसलिए जो वहां के, ये रहा एदनीर मठ कुछ ये है, और इनके जो ओनर थे, जो वहां के हेड जो थे वो थे हमारे केशव नंद भारती जी। तो इन्होंने क्या किया, फिर एक रिट लगाया, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, और केरला गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं, लैंड रिफॉर्म्स, उसको चैलेंज कर दिया बिकॉज कहीं ना कहीं ये लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी लैंड रिफॉर्म्स की वजह से। अब देखिए,
और इसी को क्या कहा गया फिर, केशव नंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब केशव नंद भारती की पैरवी किसने की यहाँ पे, वो की नानी पालखीवाल ने। ही वॉज अ वेरी ग्रेट एडवोकेट, बहुत ही इंटेलिजेंट थे और इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट केसेस को लड़ा भी है। तो चलिए देखते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट क्या हुए थे, क्या थे ये मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट दे इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू प्रॉपर्टी। और इसलिए मार्च 1970 में इन एक्ट्स को क्या किया गया, चैलेंज किया गया, फिर से चैलेंज किया गया। बाकी टाइम पे भी ये चल ही रहा था बेसिक्स में, और यहाँ पे भी इस चीज को चैलेंज किया गया और साथ में अपोज भी किया गया। अब देखिए तो फिर क्या हुआ, रिट लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और ये कहा गया, किसने कहा, जो पिटिशनर थे, जो केशव नंद भारती जी थे, उन्होंने ये कहा कि जो लैंड रिफॉर्म लाया गया है, भूमि सुधार कानून जो लाया गया है, तो उससे मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 14, 19, 25, 26, तो ये सब का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। बिकॉज जो एक लैंड को, प्रॉपर्टी को एक्वायर करना और उसे मैनेज करना, ये क्या है, ये तो एक मेरा फंडामेंटल राइट है ना, तो ये कैसे कोई हमसे छीन सकता है, ये कहा गया इस केस में भी। तो फाइनली क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस केरला गवर्नमेंट। अब देखिए पार्लियामेंट क्या बोल रही थी, अब किसने क्या बोला यहाँ पे हम ये देखते हैं। तो पार्लियामेंट ने ये कहा कि आर्टिकल 368 में ये लिखा है कि हमारे पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, अनलिमिटेड में असीमित पावर्स हैं, असीमित शक्तियां हैं कि हम संविधान को क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा, पार्लियामेंट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो यहाँ पे एग्री नहीं हुए, ठीक है। जैसा कि गोलकनाथ केस में था, तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भैया कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके ऊपर में, ओके पार्लियामेंट, आपके ऊपर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप जो अमेंडमेंट्स कर रहे हो वो आप बस एवं ही नहीं कर सकते अमेंडमेंट, है ना, कुछ आपको सोच विचार करके ही अमेंडमेंट करना होगा कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स हनन नहीं होने चाहिए, ये चीज है। ऐसा किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए ये हो गया। तो फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, उन्होंने पास किए अमेंडमेंट्स, जो हमने देखे थे आईसी गोलकनाथ में, उन्होंने 24th, 25th, 29th अमेंडमेंट्स को क्या किया, पास कर दिया। और ये जो रेस्ट्रिक्शन वर्ड था कि आपके पास जो अमेंडिंग पावर्स हैं वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो उस वर्ड को ही उन्होंने हटा दिया कि जो मेन जड़ है उसी को ही पूरा हटा दो। अब हम ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को देखते हैं, जो कि आईसी गोलकनाथ के जजमेंट के बाद में पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट्स लेकर आई वो क्या थे। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये बोलता था कि पार्लियामेंट के पास में पावर है अमेंडमेंट्स करने की। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल ये बोलता था कि राइट टू प्रॉपर्टी कैन बी कर्टेल्ड, हिंदी में बोलूं तो भूमि के अधिकार को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, वो हमारे ऊपर है कि उसको हम कैसे अमेंड करेंगे। मतलब पार्लियामेंट जो है वो उस पे क्या कर सकती है, रेस्ट्रिक्शंस को लगा सकती है। और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लैंड रिफॉर्म्स के जो भी कानून होंगे, जो भी एक्ट्स लाए जाएंगे, जो भी लॉज लाए जाएंगे, वो सब 9th शेड्यूल के अंदर में डाल दिए जाएंगे। वो सब किस में आ गए, आपके 9th शेड्यूल में आ गए। और 9th शेड्यूल में ये बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, आप न्यायिक जांच नहीं कर सकते उन सब लॉज का जो कि आपके 9th शेड्यूल के अंदर में डाल दिया गया है। अब देखिए, अब क्वेश्चन अराइज हुआ, क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, तीनों चीजें, जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स थे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो तीनों को और लैंड रिफॉर्म्स को, ये सबको चैलेंज किया गया केशव नंद भारती केस में, और ये क्वेश्चंस अराइज हुए इंपॉर्टेंट। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला ये कि क्या पार्लियामेंट, फिर से वही क्वेश्चन आया, लेकिन इस बार जो सुप्रीम कोर्ट जो देगी डिसीजन वो थोड़ा सा अलग होगा। तो फिर वही क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स का, है ना, अपने मूल अधिकारों का क्या संशोधन हो सकता है, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है क्या, और अगर हाँ
इफ यस अगर कर सकती है तो किस हद तक, मतलब एक सीमा होगी ना उसकी, तो वो सीमा क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो ये मेन दो क्वेश्चंस थे। तो केशव नंद भारती जी जो कि पिटिशनर थे, उनका क्या कहना था? उन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 368 के अंदर में जो पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास में अमेंडमेंट्स करने की, तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड है, वो पूरी नहीं है कि ओके आप कोई से भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को आप अमेंड ऐसे ही नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने कहा। That they are restricted and limited. Rights given in the Constitution are the fundamental rights which protect the citizens. है ना, जो राइट्स दिए गए वो क्या है? वो मूल अधिकार है भैया, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। जैसे कि आर्टिकल 19 ऑफ एफ जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, जिसको अब क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और आर्टिकल 23 और 24 के अंदर भी अगर आप अमेंडमेंट्स कर रहे हो तो उसमें भी क्या है? आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप ऐसे ही अमेंड कुछ नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा? केशव नंद भारती जी ने। रिस्पोंडेंट्स जो थे, रिस्पोंडेंट्स जिन्होंने इनकी अर्जी जो डाली गई है तो उसके रिस्पॉन्स में जिन्होंने आंसर दिया वो कौन थी? पार्लियामेंट थी, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हो, सॉरी केरला गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हो। तो इन्होंने ये कहा कि भैया देखो पार्लियामेंट के पास में तो असीमित पावर्स हैं, ओके अनलिमिटेड है उनकी पावर्स, वो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। और अमेंडमेंट हम क्यों कर रहे हैं भैया? हम तो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, डेमोक्रेसी है, लोगों ने हमें चुना है, तो ऑब्वियसली हम अमेंडमेंट्स कर रहे हैं उनके फायदे के लिए। तो पार्लियामेंट ऑल्सो हैव द पावर टू रेस्ट्रिक्ट सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर रहे हैं तो उसी के अंदर में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं देश के फायदे के लिए। तो अब देखो ये धर्म संकट आ गया दोनों के बीच में, और इसके बाद में जब जजमेंट आई तब जजमेंट में टोटल जजेस कितने थे? 13 जज बेंच थी, लार्जेस्ट एवर बेंच, अभी तक की सबसे लार्जेस्ट बेंच रही। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी सेम सब्जेक्ट पे अगर आपके केसेस आगे बढ़ते हैं तो आपकी जजेस की संख्या भी ऑड नंबर्स में आगे बढ़ती है। तो जैसे आईसी गोलकनाथ केस हुआ था वो भी सेम टॉपिक पे था, तो उसमें 11 जज बेंच थी, यहाँ पे कितनी रहेगी? ऑब्वियसली उससे ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे 13 जज बेंच थी, लार्जेस्ट एवर थी, और एक मेजॉरिटी से जजमेंट लाया गया। और जो भी प्रीवियस केस था आईसी गोलकनाथ केस जो था उसको क्या कर दिया गया? सॉरी, उसको आईसी गोलकनाथ केस जो आया उसको क्या कर दिया गया? उसको ओवर रूल कर दिया गया। देखिए क्या किया? उसको ओवर रूल, हिंदी में बोलते हैं उसको खारिज कर दिया गया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जजमेंट क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट आप फंडामेंटल राइट्स को संशोधित कर सकते हो, उनमें संशोधन कर सकते हो, लेकिन आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर, जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हिंदी में कहते हैं बुनियादी संरचना के जो सिद्धांत है, इनके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते, है ना, इनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इनको आप हटा नहीं सकते। ऑब्वियसली आपके तीनों अमेंडमेंट्स को हम सही बोल रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो कि हमें अमेंडमेंट करने की पावर्स हैं, ये भी सही है। आप कहते हो कि आप कुछ लॉज ला सकते हो, आप फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकते हो, राइट टू प्रॉपर्टी को आप कम कर सकते हो, ये भी सही है। आप 9th शेड्यूल में सारे लैंड रिफॉर्म्स को डालना चाहते हो, आप बिल्कुल डाल दो, वो भी सही है। लेकिन अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हो तो ये सोच के करो कि जो बेसिक चीजें हैं ना वो आपका डावाडोल ना हो, चेंज ना हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, तो भैया अगर कोई लॉ मैं बना रही हूं तो वो लॉ कितना सही है कितना गलत है उसको कौन डिसाइड करेगा? उसको तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही, तो ये क्या हो गया? ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। आप बोलते हो कि आप जुडिशियल रिव्यू ही मत करो, तो ये तो गलत है, जुडिशियल रिव्यू तो होना ही चाहिए क्योंकि वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। इसके अलावा अगर आप बोलो कि सॉवरेनिटी, आज के डेट में हमारा जो देश है ये क्या सॉवरेन है, ये फ्री है,
कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे ऊपर में नहीं है, हम किसी और की बात में आके हमारे अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और अगर मैं बोलूं कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव सबके अपने अपने पावर्स हैं, सबके अपने बेसिक पावर्स हैं, तो ये भी क्या है, एक एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको आप कैसे बदलोगे? सिंगल सिटीजनशिप, तो एकल नागरिकता, आप यहाँ डुअल नागरिकता तो कर नहीं सकते, है ना, कि स्टेट को अगर अलग सिटीजनशिप दे रहे हो आप और कंट्री की अलग सिटीजनशिप है, वो भी नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को आप हटा नहीं सकते। बाकी आपकी ये तीनों चीजें सही है, आपने ये जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए हैं, ये तीनों क्या है, आपके वैलिड है। लेकिन अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो करो, लेकिन इस चीज को आपको देखना होगा। तो अब देखिए और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि अगर जो भी आप लॉज 9th शेड्यूल में डाल रहे हो, अगर वो लॉज बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं, देखो दोनों वर्ड्स में अंतर है। पहले क्या प्रॉब्लम चल रहा था कि अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट मूल अधिकारों को बदल सकती है, अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकती। ठीक है, तो 9th शेड्यूल के अंदर आप जो भी लॉज डाल रहे हो, अगर वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो फिर वो सब लॉज आपके जुडिशियल रिव्यूज के लिए ओपन हो जाएंगे, वो सब का न्यायिक पुनः अवलोकन किया जा सकता है और उन्हें आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट थी। देखिए यहीं से मेन कंसेप्ट आपका किसका है, बेसिक स्ट्रक्चर का आ गया। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को तो बोल दिया गया, लेकिन उसे डिफाइन नहीं किया गया। डिफाइन किया गया इसके आगे के केसेस में, मिनर्वा मिल्स केस आई थी, उसमें एक्चुअल में बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में क्या चीजें आएंगी। ओके, ये चीजें थी। तो देखिए फाइनली ये जजमेंट आ गई और ये बोला गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में, इस डेट के बाद में अगर कोई भी कानून, कोई भी लॉ जो 9th शेड्यूल के अंदर में आप डालोगे, 9th शेड्यूल में अगर डालोगे और अगर वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है, बुनियादी संरचना जो है बेसिक, अगर उसके साथ में उसको वायलेट करता है तो फिर वो जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेबल रहेगा। किस डेट के बाद में? 24 अप्रैल 1973। तो फाइनली हम ये मान सकते हैं कि इस जजमेंट वाले दिन ही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वर्ड आया और इस वर्ड की वजह से डेमोक्रेसी को हम क्या कर पाए, सेफगार्ड कर पाए, बचा पाए हमारे डेमोक्रेसी को। तो आई होप आपको ये वाला पूरा स्टोरी, केशव नंद भारती केस आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। इसके आगे के केसेस को भी हम देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने इस लेक्चर को एंड अप करती हूँ और मैं फिर से आपको कहूंगी प्लीज 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट टू द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अद्वैत एजुकेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।